नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2015 से 2022 तक जो पेपर हुए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने 2022 के 2 पेपरों की चर्चा लास्ट 1 से 2 सेशन में करी है। आइए एक आज और पेपर करते हैं, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चन जो है इस पेपर के करने वाले हैं, जो कि राजस्थान जीके में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपकी रीट मुख्य परीक्षा L1 L2 में सहायक होंगे ही, प्लस इसके अलावा आप अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। आर्यन वर्मा जी, शीला जाट एंड शीलू जी स्वागत, रीना मीना, मीनू एंड रावती रमन, कैसे हैं आप? ईश्वर डाल मीना जी, सुरेश कुमार कैसे हैं आप? घनश्याम जी आपका स्वागत, अनिल राणा जी आपका भी स्वागत, अभिनंदन। तो करते हैं शुरुआत। तीसरा सेशन है, 2 सेशन इससे पहले हो चुके हैं। और ये जो पेपर है यह है आपका प्रयोगशाला सहायक का पेपर है। और पेपर हुआ था 30 जून 2022 को। कब हुआ था? 30 जून 2022 को हुआ था। सबसे पहले हम 2022 के जो पेपर हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रकाश गहलोत जी स्वागत आपका। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, हाल ही के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो एक बात अपने दिमाग में ये रखें कि हर क्वेश्चन को हमें महत्व देना है। ये नहीं कि केवल महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में हमें डिवाइड करना है, प्रत्येक क्वेश्चन हमें पढ़ना है। अजय धादिज कैसे? अजय जी स्वागत आपका, कैसे हैं? दिनेश जी स्वागत आपका। बिल ये क्या है भैया? चलिए पहले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। देखिए, राजस्थान के अंदर ये जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से गुजरती है और साथ में डूंगरपुर भी जिला है। डूंगरपुर बांसवाड़ा कह सकते हो आप, या डूंगरपुर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इस कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो राजस्थान में 85 किलोमीटर है। और राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो 47 किलोमीटर है बांसवाड़ा में। 47 किलोमीटर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की कहाँ है? बांसवाड़ा में है, 47 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा यह विश्व के 17 देशों में से होकर गुजरती है। विश्व के 17 देशों से, ठीक है, कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। और भारत के अंदर ये, भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। और इसमें से जो है वो 85 किलोमीटर जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान के अलावा ये देखो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो राजस्थान के अलावा देखो, यहां से शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद MP, है ना, मध्य प्रदेश जाएगी। MP के बाद जो है ये जाती है आपके छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर ये जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या आता है। सबसे नजदीकी शहर पूछा जाए तो बांसवाड़ा ही होगा और चिखली गांव है, सुरेश कुमार जी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विजय लक्ष्मी जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन जो है वो कब प्रारंभ हुआ?
राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो कब हुआ, बताएं विजय लक्ष्मी जी, कैसे हैं आप? संयुक्त वन प्रबंधन का कार्यक्रम जो है भारत सरकार का कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। ये क्या है? केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार ने इस योजना की जो शुरुआत की थी वो की थी 1900, कब की थी बताओ? 1991 में की थी, ठीक है। 1991 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है ये, ठीक है। केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है, और इसमें जो है वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1977-78 में। और इसमें जो खर्चा है, खर्च जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा का सारा जो है वो 100% किसका था? 100% केंद्र सरकार का था। लेकिन बाद में थोड़ा परिवर्तन किया गया इसमें, और 1999 में क्या किया गया? 1999 में इसका जो अनुपात है केंद्र राज्य अनुपात, वो क्या कर दिया गया? केंद्र अनुपात राज्य जो है वो 75:25 कर दिया गया। तो यह योजना शुरू होती है 1977-78 में। सी उत्तर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य था अरावली के प्रसार को रोकना, अरावली के अंदर वृक्ष लगाना, पौधे लगाना, हरा भरा करना, और इसमें पानी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास की फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, और वो भी अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेपर वाइज करवा रहा हूं, 2022 से 2015 तक के सारे पेपर करवा रहा हूं। और ये जो है आपका प्रयोगशाला सहायक का पेपर है, 20 या शायद कब हुआ था ये पेपर? ये पेपर आपका हुआ था 30 जून 2022 को, प्रयोगशाला सहायक का। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, बताएं कपास की फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली, मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। और यह जो मिट्टी है इसमें कपास प्लस मक्का, मक्का और कपास के लिए उपयुक्त है ये। प्लस यह जो मिट्टी है ये राजस्थान के अंदर उदयपुर में, उदयपुर, चित्तौड़, और बताओ कहां पाई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में मुख्य रूप से ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। बांसवाड़ा में इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि अगर आप 50 से 60 मीटर जो है वो खुदाई करोगे तो पानी मिल जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा। इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं, यानी पानी को रोकने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। प्लस इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास पाया जाता है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास जो है वो इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये कपास और मक्के की कृषि के लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरीन मिट्टी जो है वो साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि ये रहा क्वेश्चन कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब कहां है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रयोगशाला सहायक 2022 का ये पेपर, अधीनस्थ बोर्ड के सारे पेपर हम कर रहे हैं और ये तीसरा सेशन है, तीसरा पेपर है। बता दीजिए उत्तर क्या होगा। उत्तर आपके सामने है, बताइए।
देखिए, लेवा तालाब ये एक परंपरागत जो है वो जल संग्रहण की एक विधि है, जो कि आपके कहां पाई जाती है। ये जो विधि पाई जाती है आपकी, ये पाई जाती है आपके 12 में। कहां पाई जाती है? 12 में। बी उत्तर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। बीड़, बीड़ में गाय चरान जावा, बीड़ में बकरी चरान जावा, बीड़ में लकड़ी लान जावा। तो बीड़ क्या है? किसे कहते हैं बीड़? राजस्थान में बीड़ किसे कहा जाता है? बीड़ कर्क रेखा 26 किलोमीटर कैसे है? 47 किलोमीटर तो केवल बांसवाड़ा में ही है। 47 किलोमीटर तो केवल बांसवाड़ा में है कर्क रेखा। 26 किलोमीटर कैसे बता रहे हैं आप? लड्डू, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 85 किलोमीटर है, जिसमें से 47 किलोमीटर केवल अकेले बांसवाड़ा में है। तो चारागाह जो होता है, चारागाह जहां पर पशुओं को चराया जाता है, मैंने उत्तर तो आपको बता दिया था, उसे हम राजस्थानी भाषा में बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। देखो, मैंने तो ये पढ़ा है कि 85 किलोमीटर है और 47 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई बांसवाड़ा में है, केवल बांसवाड़ा में 47 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बताओ कौन सी नदी पर स्थित है? कोई बात नहीं, 26 किलोमीटर है तो भैया हम और देखेंगे। और देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। एक सेकंड रुके, फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने गलत पढ़ लिया होगा ना, क्योंकि मैंने 2-3 जगह चेक किया तो वहां पर यही था, लेकिन 26 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग लगभग जो है वो 23 के करीब जो है वो ठीक है। सुधार करते हैं। सुधार कर देते हैं। छब्बीस किलोमीटर कर लीजिए, और बांसवाड़ा में यह है लगभग 23 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है?
कौन सी नदी पर स्थित है ये? कौन सी नदी पर स्थित है ये? तो यह जो स्थित है ये आपके चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर जो है वो 4 बांध स्थित है, आप सब जानते हैं। चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है। कौन कौन से बांध है चंबल नदी पर? गांधी सागर बांध है आपका, गांधी सागर एमपी में है। और फिर आपका आता है गांधी सागर के बाद जवाहर सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। ठीक है, ये 4 बांध है जिसमें से 3 तो राजस्थान में ही स्थित है। तो टोटल ये आपके बांध हो गए इस नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम, जाखम बताए। जाखम जो है वो जाखम जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कहां पर स्थित है? तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना आपकी जो है वो प्रतापगढ़ में स्थित है और इसकी जो स्थापना की थी तो 1986 में की थी और ये जाखम नदी के ऊपर स्थित है। जाखम नदी पर, जाखम नदी पर एक बांध बनाया गया है और फिर ये परियोजना जो है शुरू की गई है। चिनाई बांध, चिनाई बांध बनाया गया है, इस पर चिनाई बांध जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है बताएं? उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए आप सब जानते हैं कि उड़न गिलहरी जो है वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, सर्वाधिक उड़न गिलहरी। और जो सीता माता अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1979 में और यहाँ यह जो अभ्यारण्य है इसके अंदर जो है वो करममोई नदी पाई जाती है। करममोई नदी का उद्गम होता है इसी अभ्यारण्य से और इसे चित्तल की जन्मस्थली भी कहा जाता है। चित्तल की चित्तल की जन्मस्थली या मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है इसको, सीता माता अभ्यारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सीधा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन हाल ही के पेपरों में पूछे गए हैं, मैं 2022 की ही बात कर रहा हूं और ये पेपर 2022 का है, प्रयोगशाला सहायक का 30 जून को हुआ था और इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। तो अब मान लो अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो इसके स्थान पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसके स्थान पर यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1970 में वर्गीज कुरियन ने, 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, और इन्हीं का जन्म दिवस है 26 नवंबर को, इसीलिए जो है वो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 2014 से इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि रोजा भाकर
जो शिखर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर की पहाड़ियां कहां स्थित है? रोजा भाकर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? रोजा भाकर की पहाड़ियां जो है वो कहां पर स्थित है? तो रोजा भाकर, इसकी जो ऊंचाई है वो है 730 मीटर। कितनी है? 730 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये जालोर जिले में जो है वो स्थित है। जालोर जिले में स्थित है ये, और ये दक्षिण पश्चिम अरावली का भाग है। दक्षिण पश्चिम अरावली का भाग है। दक्षिण पश्चिम अरावली, दक्षिण पश्चिम अरावली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें एक और है महाराष्ट्र। हालांकि इसमें महाराष्ट्र का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, तो बताएं कौन सी परियोजना है? ये जो परियोजना है आपकी वो है नर्मदा परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना है, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 जो है वो स्टेट इसमें शामिल है। और इस परियोजना की टोटल जो लंबाई है वो है 458 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी है बताओ? राजस्थान में ये जो नर्मदा है वो कितनी है? ये है मात्र 74 किलोमीटर। और राजस्थान के कौन से जिलों को इनसे फायदा होता है? राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको इस परियोजना से बेनिफिट होता है, और वो 2 जिले हैं जालोर, बाड़मेर। जालोर, बाड़मेर, ठीक है, इन 2 जिलों को फायदा होता है। और ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है वो क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आती है, यह है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या आ रही है? एक जो सेशन हम 12 बजे करते थे आपका भूगोल वाला, तो भूगोल वाला सेशन कुछ समय के लिए बंद करा है, क्योंकि भूगोल में हम एमसीक्यू करने वाले थे, और इसमें हम सारे ही एमसीक्यू कर रहे हैं। भूगोल के, इतिहास के सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सेम की समस्या कहां आती है? जहां पर पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है वहां पर सेम की समस्या आती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में सेम की समस्या फिलहाल सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो नहरें बनी हुई है उस नहरों के अंदर जो पानी है वो क्या होता है? रिसता रहता है, भूमि में जाता रहता है नहर का पानी, और इससे जल स्तर क्या होता है? ऊंचा आ जाता है। और जल स्तर जब ऊंचा आ जाएगा तो क्या होगा? भूमि की पानी सोखने की समस्या हो जाएगी, यानी भूमि पानी सोखेगी नहीं, और पानी नहीं सोखेगी तो पानी ऊपर ही रहेगा, तो भूमि से पानी अपने आप बाहर आने लगता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? गुजरात में जिस गाय की नस्ल को गिर कहा जाता है उसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गिर नस्ल को राजस्थान में जाना जाता है थार पारकर के नाम से, थार पारकर। और इस थार पारकर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन स्थल या प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहां पर है? तो चंदन गांव है आपका, चंदन गांव जैसलमेर में। चंदन गांव जैसलमेर में जो है इसका प्रजनन केंद्र है। और मूल रूप से ये जो नस्ल है वो कहां की है? मूल रूप से जो ये नस्ल है वो सिंध और मलानी क्षेत्र की है। सिंध और मलानी क्षेत्र की ये मुख्य रूप से नस्ल है। और सर्वाधिक गाय राजस्थान में कहां पाई जाती है? सर्वाधिक गाय राजस्थान में कहां पाई जाती है?
तो उदयपुर में सर्वाधिक गाय पाई जाती है और न्यूनतम गाय पाई जाती है धौलपुर में। कहा? धौलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। रीट का सर्टिफिकेट लाने के लिए आपको जो प्रिंट करना है वो कलर करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कर लो, कोई भी कर लो, कोई भी कर लो। बस शादी का अगर आपसे कोई इमेज मांगे ना कि आपके पिताजी कहेगा बेटा छोरी देखने जावा तो या तेरी कोई फोटो दे दे, तो बे टाइम थे कलर फोटो दे दे हो। जे बे टाइम ब्लैक एंड व्हाइट दे दी तो छोरी सोचेगी छोरो सुनो को नहीं जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दी है। बाकी रीट का सर्टिफिकेट आप चाहे किसी भी कलर में प्रिंट कर लो, रीट का भी प्रवेश पत्र आएगा, फॉर्म आएगा, वो भी किसी भी कलर में प्रिंट कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कलर करें कि ब्लैक एंड व्हाइट करें, कोई भी कर लो। अगर आप खुद जा रहे हो कोई भी कर लो, कोई दूसरे को भेज रहे हो तो फॉर्म भर के भेज दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आपकी फोटो का महत्व केवल एक ही जगह पर है। कहा? आपकी शादी के समय। बाकी आप मोटे हो कि ठिगने हो कि आप टुल्लू हो कि बुल्लू हो कि आपके सर पर बाल हैं कि नहीं है, आप गोरे हो कि कम गोरे हो, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। बाकी सभी जगह आपकी योग्यता देखी जाएगी कि आप योग्य कितने हो। आप बहुत सुंदर हो लेकिन योग्य नहीं हो तो सरकार लात मार के हमें बाहर निकाल देगी पेपर से। अगर हम बहुत सुंदर नहीं है, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते हमारे पेट मोटा हो गया है, पेट बाहर आ गए, पढ़ते पढ़ते आपके बाल उड़ गए हैं, एक ही एक जगह बैठे बैठे आप जो है मोटे हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार आपके क्या देखेगी? नंबर देखेगी। अरे वाह 150 में से 140 नंबर। इसको बुलाओ भैया बताओ, आपको पूछेंगे अरे भैया बताओ कहां नौकरी लगोगे, मन पसंद जगह बताओ अपनी। तो उनको योग्यता चाहिए। और हालांकि आजकल सगाई में भी, ब्याह में भी, शादी में भी योग्यता चाहिए, लेकिन बटा थारी फोटो को मैं तो है थोड़ो, ठीक है ना। तो बस और सब चीजों को छोड़ दो आप। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध, उष्ण यानी गर्म, गर्म क्षेत्र में कौन सा पेड़ पाए जाए और वे भी कंटीला वन? तो कंटीला वन है कौन सा? खेजड़ी। हालांकि कांटा होएंगे लेकिन खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसका हर एक पार्ट यूजेबल है। फली लागे बेंगे सांगरी की सब्जी करा, और सांगरी की सब्जी ब्याह सगाई में करे, आप रोजाना सांगरी की सब्जी खावाएंगे, लागे तो खेजड़ी पर है लेकिन सबसे महंगी सब्जी है सांगरी की सब्जी। लूंग बकरियां खावे, लकड़ी आप जलाने में काम लेवा, घर का दरवाजा बेड बनावा, जड़ भी जलाने में काम आवे। तो हर पार्ट को इसके यूज किया जाता है। खेजड़ी, खेर, बेर, और क्या हो गया, बबूल, ये सारे जो पेड़ हैं वो क्या है? रोहिड़ा, है ना, रोहिड़ा। ये सारे पेड़ क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़ हैं। और ये कहां पाए जाएंगे? सिरोही में पाए जाएंगे, सॉरी चूरू में पाए जाएंगे। देखो कोटा में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि कोटा कहां है? कोटा मान लो ये आपका राजस्थान है तो कोटा तो यहां है, सिरोही यहां है, बांसवाड़ा यहां है, और ये क्षेत्र क्या है? आर्द्र जलवायु वाला है। यह क्षेत्र कौन सा जलवायु वाला है? अति आर्द्र जलवायु वाला है। तो यहां तो सदाबहार वन होंगे। तो चूरू बचा, फिर चूरू में कैसे होंगे? कटीले वन होंगे। चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में ये सारे वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या बता दिया आपको? रेंडा आएगा भैया इसमें। अधीनस्थ बोर्ड ने तो उत्तर यही माना है आपका आधार पारकर 14 में। पेपर मैं आपको बता रहा हूं, पेपर देख लीजिए आप, मेरे पास जो इसके आंसर किए उसमें तो उत्तर यही है। सी के अंदर क्या है?
उत्तरी सी है, सॉरी सी, सही भैया मेरी गलती हो गई, 14 में सी है और सी में है रेंडा, रेंडा आएगा, रेंडा आएगा, सही है, आपकी बात सत्य है, मेरे से ही गलती हो गई, रेंडा। थैंक यू, थोड़ी सी जल्दबाजी में उत्तर गलत हो गया, रेंडा। बहुत बहुत धन्यवाद देव बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू देव बाबू। एक क्वेश्चन ये गलत क्वेश्चन जाता और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता बाकी बच्चे देखने वालों पर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेंडा ही उत्तर इसमें जो है वो सही होगा। गिर को क्या कहा जाता है? रेंडा कहा जाता है। मुझसे गलती हो गई है, मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं और आगे से ऐसी भविष्य में गलतियां ना हो इसका भी प्रयत्न करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है? जब लास्ट सेशन में हम पेपर कर रहे थे तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, नहीं इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं भाई, देखो गलती हो गई है और क्या है कि आगे से उत्तर देखने में कभी कभी गलती हो जाती है आंसर की में, है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं भी तो पेपर डाउनलोड करता हूँ आंसर की डाउनलोड करके और फिर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूँ, तो एक मानवीय भूल है, लेकिन यह मानवीय भूल खतरनाक है, इस बात को हम मानते हैं और ऐसी ना हो ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय झील कार्यक्रम जो है वो 2001 में शुरू हुआ था, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था ये कार्यक्रम जो है वो, और इसमें राजस्थान की 6 झीलें शामिल है, राजस्थान की 6 झील इसमें शामिल है। कौन कौन सी है आपकी? मानसागर जयपुर की शामिल है इसमें, आना सागर अजमेर इसमें शामिल है, पुष्कर अजमेर इसमें शामिल है और इनके अलावा 3 झील और है इसमें। कौन सी है? इसमें है आपकी नक्की झील, नक्की झील, सिरोही, माउंट आबू, और इसमें आपकी जो झील शामिल है वो फतेह सागर पिछोला, फतेह सागर और पिछोला झील भी इसमें जो है वो शामिल है, उदयपुर की। तो ये 6 झीलें इसमें जो है वो शामिल है और बजाज सागर झील जो है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति या स्थलुकार्ति के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी नदी है जिससे उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो देखिएगा, तो जैसे ये नदी है कोई, ये नदी बह रही है और ये नदी आकर जब इस तरीके से भूमि को काटती है तो भूमि में कटाव पड़ जाते हैं। जैसे चंबल के बीहड़ देखे हैं, तो वो चंबल के बीहड़ किस कारण बने हैं? इन नदियों के बहाव के कारण ही बने हैं। तो कौन सी नदी भूमि की स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो नदी है आपकी कौन सी है? ये जो नदी है आपकी वो है चंबल, क्योंकि चंबल नदी है जिसमें सर्वाधिक पानी है, बाकी में तो है नहीं। चंबल नदी को आप कैसे याद कर सकते हो? चंबल नदी के लिए एक ट्रिक है जिससे पूरी चंबल नदी आपको याद हो जाएगी। क्या ट्रिक है? कि चंबल मामा जी लिखो, चंबल मामा जी और चंबल मामा जी और चाचा जी, चाचा के 20 किलो 20 किलो कपड़े धोकर 20 किलो कपड़े धोकर चंबल मामा जी और चाचा जी के 20 किलो कपड़े धोकर या कपड़े धोती हुई यूपी की इडली खाने गई, धोती हुई यूपी की इडली खाने गई। ठीक है, ये एक ट्रिक है, लिखो इसको,
या धोती हुई यूपी की इडली खाती है लिख दो, इडली खाती है लिख दो, खाती है। तो देखो चंबल से तो चंबल हो ही गया, चंबल नदी की चर्चा हम कर रहे हैं, तो चंबल नदी जो है वो मैं से क्या होगा बताओ, मैं से होगा मध्य प्रदेश यानी एमपी, दूसरे मैं से होगा आपका क्या, महू जिला, जी से क्या होगा, जाना पाओ की पहाड़ी, पहाड़ी, और को क्या करोगे आप, और को छोड़ दो, जैसे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में 84गढ़, 84 चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है, और के से फिर कोटा में बहती है, बै से फिर कहां बहती है बताओ, बै से बूंदी में बहती है, और कहां बहेगी, है ना, कैसे कोटा, बै से बूंदी, सै से सवाई माधोपुर, ठीक है। इसके बाद फिर कैसे करौली, करौली में बहती हुई, और कपड़े, कपड़े को करना है आपको साइलेंट छोड़ देना है इसको, धोती का ले लो धोल, धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर में बहती हुई कहां चली जाती है, यूपी, और यूपी में इडली का हो गया इटावा जिला, इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। बस ये हो गया आपका चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि थार पारकर की एक नस्ल है, थार पारकर गाय की एक नस्ल है, सीधा सा उत्तर है, बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप सबको पता है थार पारकर गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, नक्की झील अवस्थित है, नक्की झील कहां स्थित है, सब जानते हैं नक्की झील के बारे में, देवताओं ने अपने नाखून से इसको बनाया, ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखून से इस झील को, इस झील का जो है निर्माण किया। तो ये जो है वो माउंट आबू में स्थित है, टोड रॉक और नन रॉक किसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिला है, जवाई परियोजना पाली, सिद्धमुख चूरू, लिबास बारा और वाकली बीकानेर। देखिए जवाई नदी पर, जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है पाली में और परियोजना बनी है। सिद्धमुख जो है एक नहर परियोजना है जो चूरू जिले में स्थित है, सिद्धमुख नहर। बिलास जो है वो कौन सी नदी पर बनी है बताओ, बिलास जो है वो बर नदी पर, कौन सी नदी पर, बर नदी पर, बरन नदी पर, बरन नदी पर बारा में स्थित है। और वाकली जो है बीकानेर में नहीं है, ये वाकली जालोर में स्थित है। कहां स्थित है ये, जालोर में। और कौन सी नदी पर है जालोर में, ये जालोर में सूकड़ी नदी पर, जालोर में सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बीकानेर लिखा हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो यह जो परियोजना है, यह परियोजना है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, राजस्थान में वन प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है, सबसे कम तो चूरू में है, तो सबसे ज्यादा कहां है, कहां है बताओ, वन का प्रतिशत सर्वाधिक कहां है। देखिए मैप में जैसे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उसको जैसे आप नदी पढ़ रहे हैं तो नदी को आप मैप में पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक की तो जरूरत पड़ेगी आपको, बुक के बिना कैसे पढ़ोगे।
बुक में आप फैक्ट देखोगे, मैप में उसको देखोगे। जैसे मैंने आपको नदियों का टॉपिक करवाया है, उसमें मैप में ही नदियां करवाई आपको, तो वो टॉपिक देख सकते हैं आप नदियों का। तो यहां पर जो सर्वाधिक जो वन है वो उदयपुर में है, और उदयपुर में लगभग शायद 9.60% जो है वो वन है, और न्यूनतम वन जो है वो चूरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यहां पर यह है, सी क्यों बता रहे हैं? प्रतापगढ़ थोड़ी होगा, प्रतापगढ़ नहीं होगा, उदयपुर होगा भैया। ये तो पता नहीं, पुराना हो सकता है, लेकिन यहां पर तो उदयपुर नहीं होगा। 22 में ए उदयपुर ही होगा, हाँ उदयपुर ही होगा। कान्या मान्या कुर, चलो उदयपुर, चलो फिर कान्या मान्या कुर, चलो उदयपुर नहीं, चलो जयपुर, है ना, जयपुर चलो, उदयपुर चलो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। राजमहल टोंक खान संबंधित है, तो राजमहल में जो ये खान है वो तांबड़ा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तांबड़ा उत्पादन के लिए। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना एक सड़क परियोजना है, परिवहन परियोजना है, जिससे अमृतसर से अमृतसर टू जामनगर हाईवे है, जो कि राजस्थान से भी जाता है। राजस्थान में ये बीकानेर, नागौर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पंचभद्रा, जालोर से होके जो है वो निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार होती है? किन्नू की फसल, किन्नू कहां होता है? सर्वाधिक किन्नू का उत्पादन होता है गंगानगर में, और गंगानगर किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। आता है कि नहीं आता? गंगानगर आता है उष्ण कटिबंध के अंदर। ठीक है, तो ए यहां पर ए ये आपको बताया हुआ तो है वैसे, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं। जब हम डिटेल पढ़ रहे थे तो इनका डिवाइडेशन हमने नहीं किया था, मैं एक अलग सेशन में इनका डिवाइडेशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, 1B में क्या आएगा? 1B में गंगानगर हनुमानगढ़ आता है, जहां कपास, गेहूं, सरसों और किन्नू का उत्पादन होता है। 1A में आता है शुष्क मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर आता है बाजरा, मोठ और ग्वार का उत्पादन, और 1B के अंदर आता है सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो गंगानगर क्षेत्र आएगा इसमें, तो ए उत्तर आपका जो है वो सही हो जाएगा 1B। ठीक है, 1B। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सी संगठन स्थापित किया था? इसकी मैं एक पिक्चर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जिसमें आपको ये सारे जो जोन हैं 1A, 1B, 1C या सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C, ये सारे के सारे जोन आपके उसमें मैं एक पिक्चर बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, और किसी सेशन में और इस पे चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, गोविंद गुरु ने जो है वो संत सभा की स्थापना की, और भगत पंथ जो है वो ये दोनों ही, संत सभा और भगत पंथ दोनों ही हैं, लेकिन यहां आप उत्तर क्या करेंगे? सी करेंगे। कौन सी सभा की स्थापना की भीलों के लिए? तो भीलों के लिए इन्होंने संत सभा की जो है वो स्थापना की, और आपको पता ही है 1883 के अंदर सिरोही में की थी, और 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर जो है वो इनकी एक सभा का आयोजन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। विजय सिंह पथिक का मूल नाम, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह पटवारी, नहीं भूप सिंह केवल, है ना। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? 1948 में कौन सी 4 रियासतें हैं जिनको मिलाया गया और मत्स्य संघ बना? जोधपुर तो इसमें था ही नहीं, बीकानेर में नहीं था, जयपुर नहीं था, कोटा ही नहीं था, ये तो चारों नहीं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ नहीं, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली था एक, लेकिन सही क्या होगा? डी होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का जो है वो निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी जो है, इसका संबंध किससे था?
रत्न देवी का संबंध किससे था? देखिए रत्न देवी जो है, इनका जन्म तो हुआ था एमपी में। कहां हुआ था? एमपी की थी ये मूल रूप से, लेकिन इनका विवाह हुआ था राजस्थान में, जयपुर। विवाह राजस्थान, जयपुर। और ये किसकी पत्नी थी बताओ? किसकी पत्नी थी ये जो पत्नी थी वो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। हीरालाल शास्त्री से इनका जो है वो विवाह होता है, और ये जयपुर राज्य से जो है वो संबंध रखती है। इन्होंने राजस्थान के जो जितने भी स्वाधीनता आंदोलन हुए उनमें सक्रिय भूमिका निभाई, जेल गई कई बार। इसके बाद इनको 1955 में पद्मश्री मिला। 1955 में इनको पद्मश्री मिला, और 1975 में इनको जो है वो पद्म भूषण प्राप्त हुआ। पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको जो है वो मिला है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये पेपर हम कौन सा कर रहे हैं? ये पेपर हम कर रहे हैं 2022, 30 जुलाई 2022 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला सहायक का ये पेपर है। तो बताओ कि करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के जो है वो किनारे पर स्थित है? तो यह जो मंदिर है आप सब जानते हैं कि कालीसिल नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सा दुर्ग है जो कुंभा ने नहीं बनाया है? कुंभलगढ़ तो अपनी पत्नी कुंभल देवी, हालांकि मूल जो दुर्ग है वो कुंभा ने नहीं बनाया था, लेकिन क्योंकि इसका ज्यादातर जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कुंभा ने ही करवाया था, तो मान लिया जाएगा कुंभा का ही है ये। दूसरा बसंती दुर्ग कुंभा के द्वारा निर्मित है, ये कुंभा ने बनाया था बसंती। मचान दुर्ग भी कुंभा ने ही बनाया था, बट गागरोन दुर्ग जो है वो बिजल शाह ने बनाया था। बिजल शाह ने गागरोन, झालावाड़ में, झालरापाटन, झालावाड़ में बिजल देव ने, बिजल देव करो, बिजल शाह नहीं, बिजल देव, बिजल देव ने। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंध रखते हैं? बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन, आप बता सकते हो बहुत आसानी से। कौन से संत है जिनका संबंध है बीकानेर से? तो बीकानेर से तो संबंध है किसका? बताओ बताओ। बीकानेर से जसनाथ जी का संबंध है भैया, जसनाथ जी बीकानेर के कतरियासर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दर से कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? बताओ, कोटा चित्र शैली की विशेषता बन गई, क्या उत्तर होगा? कोटा चित्र शैली की विशेषता बन गई कौन सी? तो यह है राजा राम सिंह के काल में शिकार के दृश्यों को जो है वो कोटा चित्र शैली में शामिल किया गया, जिसमें रानियों को, या जो कोटा की रानियां थी, राजाओं की जो महिलाएं थी, उनको शिकार करते हुए चित्रों में दर्शाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बच्चे को पता है, बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है कि परबतसर नागौर का जो मेला है वो किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। लेकिन देखो, अब आप कहोगे कि सर ये कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, कहोगे कि नहीं कहोगे? सर ओ कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्वेश्चन तो मनचगलान बेरो ही है। लेकिन अभी 30 जुलाई 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और तेजा जी उत्तर आपका इसमें सही होता है। तेजा जी अपनी पत्नी को लाने गए थे, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज प्रसाद छित्र प्लेस के नाम से जाना जाता है?
छित्र प्लेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पत्थर लगा है वो छित्र पत्थर है, छित्र पत्थर, पत्थर लगा है। और ये जो महल है वो अकाल राहत के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि यहां जोधपुर क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, लोगों की खेती बर्बाद हो गई थी। तो यहां के राजा ने सोचा कि ऐसे फ्री में पैसे देने की बजाय मैं कुछ काम करवाऊं और काम के बदले लोगों को पैसा दूं, जिससे लोगों का स्वाभिमान भी जिंदा रहेगा, प्लस मेहनत भी होगी और प्लस एक अच्छा निर्माण भी हो जाएगा। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका उम्मेद भवन पैलेस, बी उत्तर होगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चांद बावड़ी तो फिर बच्चे बच्चे को पता है, चांद बावड़ी बता दो, चांद बावड़ी बता दो। चांद बावड़ी तो आप सबको पता है, आभानेर की चांद बावड़ी, तो आभानेरी चांद बावड़ी सबको पता है, आभानेरी 200 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा को भी बच्चा बच्चा जानता है, राजस्थान का। ये जैसलमेर से संबंध रखते थे और इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी, जो यहाँ के शासक को कतई पसंद नहीं आई और उन्होंने इनको झूठे मुकदमे में, देशद्रोह के मुकदमे में क्या करा, जेल में डाल दिया और वहां इनके साथ अमानवीय कृत्य किए और इनको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता दी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां हुआ था? यह भी क्वेश्चन बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो 1857 की क्रांति है राजस्थान में, इसका जो आगाज होता है वो होता है नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर में इस छावनी से जो है वो नसीराबाद की छावनी से इसका आगाज होता है और इस छावनी को लूट कर यहाँ के जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल वंश का शासक, बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। बताइए कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक कौन था? जिसके दो सेनापति थे जिनको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन वो बड़े ही वीर गति से जो है वो लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। कौन थे वो दो सेनापति? जरा नाम बताओ। जयचंद नहीं हो सकता, जयचंद थोड़ी था। प्रमर्दी देव चंदेल कौन था? प्रमर्दी देव, प्रमर्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी राजधानी? जी निशा तंवर जी, हमने मान लिया बिल्कुल कि राजस्थान में जो है वो कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। पूर्णतः हम स्वीकार करते हैं इस बात को, ठीक है। अब इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चौहानों की जो राजधानी थी वो क्या थी? सांभर। सांभर के चौहान कहलाते हैं। कहां के चौहान कहलाते हैं? सांभर के चौहान। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र शहजादा अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ लेके गया था? बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संभाजी दक्कन लेके गया था ना, दक्कन, तो संभाजी
संभाजी के दरबार में लेके गया था। कौन? दुर्गादास राठौड़। और इसलिए लेके गया था ताकि औरंगजेब का जो ध्यान है वो मारवाड़ से हट जाए। ठीक है, मारवाड़ से ध्यान इनका हट जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? देखो, चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर नहीं है? चित्तौड़गढ़ आपने पढ़ा है, तुजला भवानी मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, समीदेश्वर मंदिर भी है, सतबीस देवरी मंदिर भी है, ये तो तीनों हैं। बट चामुंडा माता का मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ में है, जोधपुर में। चामुंडा माता इष्ट देवी है जोधपुर के शासकों की। तो ए इज द राइट उत्तर। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेरी शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? बीकानेर के उस्ता कलाकार मुख्य रूप से ऊंट पर उस्ता कला के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो हिंदू जो कथा है उनको आधार मानकर बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं। और ये जो चित्र इन्होंने बनाए हैं वो अनूप सिंह के शासनकाल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? वंश भास्कर के लेखक कौन है? अगर क्वेश्चन पेपर में छोड़ दे कह रहे हो कि आप छोड़ दें, अगर आप क्वेश्चन ना करें तो नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपका क्वेश्चन यह है कि अगर क्वेश्चन पेपर छोड़ दें, हम मान लो हम क्वेश्चन करें ना, हमें 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे और हम छोड़ दे तो क्या नंबर कटेंगे? क्या? तो कतई नहीं कटेंगे। आप नंबर तब नहीं कटेंगे जब आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, नंबर तब कटेंगे जब आप गलत कर दोगे। वंश भास्कर के तो रचनाकार हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कौन है? सूर्यमल मिश्रन है। ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी शैली का साहित्यिक रूप, साहित्यिक भाषा क्या है मारवाड़ी शैली की? तो मारवाड़ी शैली की साहित्यिक भाषा जो है वो क्या है, यानी बोल जो साहित्य लिखने का है वो है आपका डिंगल। डिंगल जो है वो आपका मारवाड़ में, और पिंगल जो है वो, देखो ये राजस्थान है मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है? राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंदर जो है वो इधर वाला पश्चिमी जो भाग है, यहां पर डिंगल साहित्य रचना होती है, और यहां पर जो होती है वो पिंगल साहित्य रचना। पिंगल जो है वो साहित्य क्या है? भाषा है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाई जाती है? गणगौर महिलाओं का, लड़कियों का और खास तौर पर कुंवारी लड़कियों का पसंदीदा त्योहार है, फेवरेट त्योहार है गणगौर, और सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं गणगौर के त्योहार पर। तो बताएं क्या उत्तर आएगा यहां पर? चैत माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति 25 शिलाओं पे लिखी गई है, और इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे बताओ? राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? राज प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो थे रणछोड़ भट्ट। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मारवाड़ रा प्रगणारी विगत के लेखक कौन है? ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन है, मुनहोत नैणसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी, यह भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप बता सकते हो। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता था? तो आहड़ को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, 50 क्वेश्चन हो गए। राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल है? ओझियाना है भीलवाड़ा में। तो ये आज हमने अधीनस्थ बोर्ड का जो है एक पेपर कंप्लीट किया है। कल एक और प्रयोगशाला सहायक का ही पेपर है, वो करेंगे हम, है ना।
प्रयोगशाला सहायक के कई पेपर हुए थे, तो ये एक पेपर हमने किया और कल एक और पेपर करेंगे। मैं आपको 2022 से 2015 तक सारे के सारे जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हैं जिनमें राजस्थान जी की आया था वो करवा रहा हूं, और ये जो सीरीज है ये आपके रीट और बाकी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और कुछ जो एक क्वेश्चन हमसे गलती हो गई उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, कर्क रेखा वाला मुझसे थोड़ा सा गलत देखा गया, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और हम प्रयत्न करेंगे कि इस तरीके की गलतियां जो है वो फिर से ना दोहराई जाएं और कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना बताया जाए। और रात को 9 बजे हम मुगल साम्राज्य के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको वो क्वेश्चन कैसे लगते हैं और फिर आगे के डिसीजन लेंगे। तो और सुबह 9 बजे हमने क्लास शुरू कर दी है मनोविज्ञान की रिवीजन क्लास। एक बार जैसे ही मनोविज्ञान का रिवीजन पूरा होगा फिर मनोविज्ञान के भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है,